बहन भाइयों का आपस का जो प्यार मोहब्बत या उनका एक जो तल्लुक़ है वो सबसे खूबसूरत रिश्ता है इस दुनिया में, माँ बाप और औलाद की मोहब्बत के बाद। बिल्कुल। और आप जिसे कहते हैं कि फ़र्स्ट फ्रेंड्स, क्राइम पार्टनर्स एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपिटिटर भी वही आपका बहन भाई होता है, सिबलिंग्स ही होते हैं, क्योंकि बाकी तो दोस्त आपके बाद में बनते हैं ना। मोर देन 95% जब मैं उनसे बातचीत करती हूँ तो मुझे बच्चों में मसला नज़र नहीं आता, पेरेंट्स पे मतलब उनके मसाइल हैं। और ये मैं बात बहुत ज़िम्मेदारी के साथ कह रही हूँ कि यानी बच्चों के प्रॉब्लम्स नहीं होते, वो पेरेंट्स के अपने प्रॉब्लम्स होते हैं। यानी हमें पेरेंट्स पे वर्क करने की ज़रूरत होती है, उनको काउंसल करने की ज़रूरत होती है। देखिए छोटे बच्चे जो हैं उनकी यंग एज में उनको हमें चीज़ें सिखानी पड़ती हैं। आफाफ साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू वेरी मच। तो डॉक्टर साहिबा, बच्चों में जो फेवरेटिज्म पेरेंट्स जब करें तो ये बड़े होकर शदीद लड़ाई झगड़ों में भी तब्दील हो जाते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, आज का टॉपिक जो है ना ये मैं समझती हूँ कि हर घर का टॉपिक है और इस टॉपिक पे हम बात बहुत कम करते हैं, लेकिन इसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं वो थ्रू आउट द लाइफ चलते हैं। जैसे अभी शाहर बानो ने बात शुरू की बिल्कुल छोटे बच्चे से कि जब बच्चा पैदा हुआ और दूसरा बच्चा आया और वो उसको तवज्जो मिलना शुरू हो गई और उसने महसूस करना शुरू किया कि मुझे जो है वो तवज्जो नहीं दी जा रही है या वो किसी तरह से कंपटीशन में आ गया। और फिर ऑन द लॉन्ग रन जाके आप देखें कि ये जो फैमिलीज़ में इवन कॉन्फ्लिक्ट्स नज़र आते हैं आपको, बड़े होके बहन भाइयों की आपस में लड़ाइयाँ और इख्तिलाफ़ात, वो यहाँ से आपके बेसिकली ये दीज आर द रूट्स जहाँ से वो शुरू होती हैं। तो ये बहुत टेंडर एज होती है बहन भाइयों का आपस में, आपको पता है कि खूबसूरत रिलेशनशिप भी है। अच्छा, इसके हम आज के प्रोग्राम में दोनों पर्सपेक्टिव्स पे बात करेंगे कि इसके पॉजिटिविटी इसमें क्या है, और अगर आप इसको ट्रीट नहीं करते यानी पेरेंट्स इसको पॉजिटिवली ट्रीट नहीं करते हैं तो फिर इसके इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, बच्चों की साइकोलॉजिकल हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं और ओवरऑल फैमिली फिर इससे जिससे कैसे सफ़र करती है। सो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि इट्स वेरी नॉर्मल एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल द रिलेशनशिप ऑफ सिबलिंग्स, यानी बहन भाइयों का आपस का जो प्यार मोहब्बत या उनका एक जो तल्लुक़ है वो सबसे खूबसूरत रिश्ता है इस दुनिया में, माँ बाप और औलाद की मोहब्बत के बाद। बिल्कुल। और आप जिसे कहते हैं कि फ़र्स्ट फ्रेंड्स, क्राइम पार्टनर्स एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपिटिटर भी वही आपका बहन भाई होता है, सिबलिंग्स ही होते हैं, क्योंकि बाकी तो दोस्त आपके बाद में बनते हैं ना, आप सबसे पहले घर में वहाँ से शुरू होते हैं। लेकिन ये जो हमारे घरों में यहाँ से सिलसिला शुरू होता है कि बच्चों की आपस में लड़ाई झगड़ा और छोटे बच्चे को निगलेक्ट करना या बड़े बच्चे को निगलेक्ट करना, बाज़ को दोनों ऑपोजिट होते हैं। बाज़ पेरेंट्स का बड़े बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा लगाव होता है और वो छोटे बच्चे को जो है ना वो उस तरह से तवज्जो नहीं दे पाते, और बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि छोटे बच्चे के आने की वजह से जो बड़ा बच्चा होता है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा होता है। अच्छा, अब ये इफ़ेक्ट कितना होता है, कैसे होता है और उनका रिश्ता आपस में किस तरह से होना चाहिए, ये मुख्तलिफ उसके डिपेंड करता है। आई मीन कि जैसे बच्चों का एज गैप कितना है, अगर तो बच्चों का एज गैप बहुत कम है, लाइक 2 साल का बड़ा बच्चा था और फिर बच्चा पैदा हो गया, या 3 या 5 साल, यानी बच्चा अभी डेवलपमेंटल फर्स्ट 4-5 ईयर्स की एज में है, तो फिर और तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनके, उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होती है। बच्चा देख रहा है कि एकदम से मैं माँ की गोद में था, मैं उतर के नीचे आ गया हूँ, एक दूसरा बच्चा जो है आ गया, क्योंकि उसको भी उस टाइम पे वही चीज़ें चाहिए होती हैं। तो उस पे बच्चों को उतनी तवज्जो, उतनी मोहब्बत जितनी कि आप छोटे बच्चे को दे रहे हैं, उतनी ही तवज्जो मोहब्बत आपको बड़े बच्चे पे भी देनी है। ऑफ कोर्स छोटे बच्चे की नीड्स थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती हैं, माँ के लिए थोड़ा संभालना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, वो जो ही बच्चा फिर गोद से बाहर निकलता है, क्योंकि बड़े बच्चे ने जहन में रखा हुआ होता है कि मुझे इग्नोर किया गया है और मुझे हमेशा यही कहा जाता है। हालांकि आप देखिए 3-4-5 साल का बच्चा भी तो छोटा ही होता है ना, अगर उसका छोटा बहन भाई कोई ना हो तो वो अगर 10 साल का भी हो जाएगा तो वो छोटा बच्चा ही रहेगा। डॉक्टर साहब, ये कितना हेल्दी ट्रेंड है या अनहेल्दी ट्रेंड है जो पेरेंट्स बहन भाइयों के कंपटीशन कराते हैं पढ़ाई के हवाले से, कि अपनी बहन को देखो या अपने भाई को देखो, वो इतने अच्छे स्कोर लेता है, तुम नहीं करते हो इस तरह? अच्छा, मेरे पास जब क्लिनिक पे पेशेंट्स आते हैं ना, ख़ास तौर पे जितने भी पेरेंट्स बच्चों की कंप्लेंट्स के साथ मेरे पास आते हैं, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मोर देन 95% जब मैं उनसे बातचीत करती हूँ तो मुझे बच्चों में मसला नज़र नहीं आता, पेरेंट्स पे मतलब उनके मसाइल हैं। और ये मैं बात बहुत ज़िम्मेदारी के साथ कह रही हूँ कि यानी बच्चों के प्रॉब्लम्स नहीं होते, वो पेरेंट्स के अपने प्रॉब्लम्स होते हैं। यानी हमें पेरेंट्स पे वर्क करने की ज़रूरत होती है, उनको काउंसल करने की ज़रूरत होती है। देखिए छोटे बच्चे जो हैं उनकी यंग एज में उनको हमें चीज़ें सिखानी पड़ती हैं। अब इट्स वेरी पॉजिटिव इवन एट अर्ली स्टेज कि अगर उनके अंदर कोई कंपटीशन क्रिएट किया जाए, पॉजिटिव वे में किया जाए तो ये बहुत अच्छा है, बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं। अब बच्चों के जो अर्ली एज में कुछ इमोशंस हैं, 4 इमोशंस हैं जो कि बड़े विजिबल होते हैं, और उन्हीं इमोशंस को अगर रेगुलेट कर दिया जाए, फॉर एग्जांपल खुशी का, उदासी का, गुस्से का और मोहब्बत का, ये 4 इमोशंस उसके अंदर मौजूद होते हैं। अब आप कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल
अगर आप बच्चे को उस इमोशन को एक्सप्रेस करना सिखा दें तो बच्चे एक दूसरे के साथ बेहतर तरीके से रवैया रख सकते हैं। यानी अगर आप दूसरा बहन भाई, अगर आमतौर पर तो यही लड़ाई होती है, खिलौने पे लड़ाई हो गई, सबसे पहले मैं करूँगा, मी फर्स्ट, या फिर ये कि लास्ट स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा जो है ना वो मुझे मिलना चाहिए, वो इसको नहीं मिलना चाहिए। तो इस तरह की लड़ाइयाँ होती हैं। अब अगर उसमें आप दूसरे बहन भाई को थोड़ा सा ये अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सिखा दें, फॉर एग्जाम्पल बताएं कि देखो भाई तुम्हारा उदासी महसूस कर रहा है, वो देखो सैड है, उसके फेस जो है वो सैड हुआ हुआ है, तो अब बच्चे को इमोशंस को एक्सप्रेस करना सिखाएं। बेसिकली बच्चा एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा होता अपने इमोशंस को, उसको पता नहीं होता कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। तो बच्चे को वो फीलिंग जो है वो रियलाइज़ कराना कि तुम इस टाइम उदास महसूस कर रहे हो, या कोई दूसरा उदासी महसूस कर रहा है, तुम खुशी महसूस कर रहे हो, या इसकी वजह से किसी को गुस्सा आ रहा है, या मुझे गुस्सा आ सकता है। ये वो इमोशंस हैं जिनको हम पेरेंट्स आमतौर पे बड़ा इग्नोर कर जाते हैं और नॉर्मल ही वे में ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन इमोशंस पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और डॉक्टर साहब, कुछ पेरेंट्स जो अपने बच्चों से अनरियलिस्टिक डिमांड्स रख लेते हैं, जैसे एक फॉर एग्जांपल एक बच्चा है वो बहुत अच्छे मार्क्स लेता है क्लास में, और एक मखसूस प्रोफेशन है जो पेरेंट्स की ख्वाहिश है कि हमारा बच्चा इस प्रोफेशन को ज्वाइन करे, मौज ना करना, बिल्कुल उसको प्रेशराइज करेंगे कि अच्छा, अब ये मौज ना, जैसे आपने पहले अभी क्वेश्चन किया था कि आपस में सबसे पहले तो बहन भाइयों में शुरू कर देते हैं ना। अच्छा, पेरेंट्स सबसे पहले जो बात आके कहते हैं ना, वो कहते हैं देखें हम तो पेरेंट्स, सारे बच्चों के पेरेंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी के 3 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं, तो वो कहेंगे हमने तो सबको एक जैसी ट्रीटमेंट दी है, देखिए हमने तो सबके लिए सब कुछ करने की कोशिश की है, एक जैसी स्कूलिंग की है, एक जैसा इनको खाना पीना देते हैं, एक जैसे कपड़े देते हैं। मतलब पेरेंट्स आर ऑलवेज लाइक दिस, वो हमेशा यहीं से स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप एक बात ज़रा जहन में रखें कि तमाम बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। बेशक आप उन्हें इक्वल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअली बच्चों को फेयर ट्रीटमेंट चाहिए होती है। फेयर ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि बच्चे की नीड के मुताबिक आप उसको ट्रीट करें। आप सबसे पहले बच्चे को घर से कंपटीशन वाला स्टार्ट कर देते हैं कि देखो तुम्हारा बहन भाई जो है, वो बहन जो है वो तो बहुत अच्छे मार्क्स ले रही है, भाई तो तुम्हारा बहुत अच्छा ये काम कर रहा है, तुम ये क्यों नहीं कर रहे हो। अब वो जो उसकी सबसे पहले साइकोलॉजी घर में ख़राब होना शुरू होती है कि वो कंपटीशन को घर से नेगेटिवली क्रिएट करता है। देखिए, आप किसी को एग्जाम्पलीफाई करना या किसी की मोटिवेशन के लिए बात करना वो अच्छी बात है, लेकिन 1, 2, 3 बार जब आप मुसलसल हर बात में बच्चे के सामने उसी ही का कंपटीटर रखेंगे और कंपटीशन को उसके साथ मीट करने के लिए कहेंगे, यानी एक स्टैंडर्ड आपने रख दिया किसी दूसरे बच्चे का स्टैंडर्ड उसके सामने, तो वो उसके लिए प्रॉब्लम होगी। आपने उसके कंपटीशन को विद इन द सेल्फ क्रिएट करना है। डॉक्टर साहब, एक छोटा सा टेक्निकल सवाल है, वो ये है कि एक जो मैं पहले बात कर रहा था कि एक प्रोफेशन ख्वाहिश है पेरेंट्स की कि जी फलां हमारी औलाद डॉक्टर बने, इंजीनियर, व्हाटसोएवर। एक बच्चा जो पढ़ाई में अच्छा है उस पर प्रेशर आ गया कि मैंने ये प्रोफेशन ज्वाइन करना है, उसके दिल नहीं है, वो कर नहीं पा रहा। और एक बच्चा जो स्पोर्ट्स में अच्छा है, उसे खुद कहा जा रहा है कि तुम कुछ और कर लेना, तुम ये नहीं कर सकते। बिल्कुल। और वो इस जिद में आ गया कि मैं भी ये करके दिखाऊंगा क्योंकि मेरे पेरेंट्स को पसंद है। तो अब वो दोनों एक टसल में, एक कर नहीं पा रहा, एक कर। बिल्कुल ऐसे, बल्कि बाज़ का तो यहाँ तक भी हमारे यहाँ है कि जो पढ़ी लिखी फैमिलीज हैं इवन उनमें भी कि हमारे खानदान में तो सब डॉक्टर्स हैं, तुम कहाँ से आर्टिस्ट निकल आए हो। हाँ जी, मतलब तुमने कौन सी ये फील्ड चूज कर लिया, हमारे तो कभी आज तक कभी कोई ये खेल वेल किया है, ये तो हॉबी होती है, इसको तुमने कैसे प्रोफेशन के तौर पे लेके जाना है। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी और जो बचपन से शुरू कर दी जाती हैं, यानी वो माइंड मेकिंग आप बनाने शुरू कर देते हैं। देखिए, आप बच्चों की माइंड मेकिंग करें, लेकिन आप अपना दिमाग उसके दिमाग में डालने की कोशिश ना करें। आप थोड़ा सा ये जज करें कि आपके बच्चे के अपना पोटेंशियल क्या है, और बच्चों के अंदर पोटेंशियल्स होते हैं, वी नीड टू एक्सप्लोर दैम। क्योंकि बच्चे, जैसे मैंने कहा कि वो एक्सप्लोरिंग एज में होते हैं ना, उस टाइम चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, अपने इर्द गिर्द के माहौल से सीख रहे होते हैं, तो उनको वो तमाम लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ दें, उनको सुनने की कोशिश करें, उनके इंटरेस्ट फॉलो करें। और पेरेंट्स से बेस्ट कोई ऐसा ना थेरेपिस्ट होता है, ना कोई एवेल्युएटर होता है, क्योंकि आपका मैक्सिमम टाइम आपके बच्चे के साथ गुजरा है। फॉर एग्जांपल, आप किसी भी काउंसलर के पास जाते हैं, थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, आप उसे सिर्फ पोजीशन एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम आपके पास गुजरता है। तो जितना अच्छा डायग्नोसिस आप खुद बना सकते हैं अपने बच्चे का, लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है, उसके लिए शाहरबानो ज़रूरी ये है कि सबसे पहले पेरेंट्स अपनी जो है ना वैल्यूएशन करें। वो खुद सोचेंगे क्या मेरी डायरेक्शंस ठीक हैं, मैं अपने बच्चे के लिए कोई बाइस तो नहीं हो रहा। और सबसे बड़ा मसला है ये कि हमारे पेरेंट्स फेवरेटिज्म भी करते हैं बहुत ज़्यादा, आई एम सॉरी टू से, लेकिन ये होता है। अच्छा, इट्स नेचुरल, पेरेंट्स को पता नहीं चलता वो क्यों, क्योंकि जो बच्चा उनके साथ थोड़ा सा कंफर्टेबल होता है, उनकी बात मानता है, सुनता है, वो समझते हैं कि ये हमारे साथ बहुत अच्छा है, और उसके ऑटोमेटिकली उसके लिए फेवरेटिज्म क्रिएट हो जाता है। लेकिन बाज़ वक़्त कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं फैमिलीज में जो कि बोल नहीं सकते, अपनी चीज़ एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या थोड़ा सा शरारती भी होते हैं, वो थोड़ा सा इनके इंटरेस्ट पेरेंट्स के इंटरेस्ट से डिफरेंट हो सकते हैं। तो आप उनको अगर इग्नोर करना शुरू कर देंगे या आप उनको बैड ट्रीटमेंट देंगे तो वो है। इसी बात से रिलेटेड कितना ज़रूरी है कि एक बच्चा जो कि लड़ के और रो के अपनी सारी चीज़ें मनवा रहा है और आप मान रहे हैं कि आपको पता है इसने बाज नहीं आना,
एक बच्चा जो आपका एहसास कर रहा है और वो शायद उससे ज़्यादा कर रहा है आपके लिए, लेकिन वो आपसे मांग नहीं पा रहा, वो चीज़ों को उस तरह से बयान नहीं कर पा रहा, तो वो आपके लिए हमेशा ज़ीरो है। और आप तारीफ़ भी जब करते हैं तो आप कहते हैं ये बच्चा जो है ना, ये बहुत अच्छा है, ये बड़ा इंटेलेक्ट इसका लेवल है, ये तो बहुत कॉन्फिडेंट है, ये बाहर जाकर, और तुम तो कुछ नहीं कर सकते। ये कितना अच्छा, खराब इसके लिए ना एक हम बात का टर्म यूज़ करते हैं, द कर्स ऑफ अ गुड बॉय और द कर्स ऑफ अ गुड गर्ल इन फैमिली। यानी बाज़ का ऐसे होता है कि हर फैमिली में कोई ना कोई एक बड़ा कुर्बानी देने वाला बच्चा या बच्ची जो है ना वो पैदा हो जाता है, और वो शुरू से ही होता है। यानी वो पहले माँ बाप का एहसास करता है, फिर सारे बहन भाइयों का एहसास फिर करता बाद में है, शादी के बाद वो शादी के बाद भी सारी कुर्बानियाँ, यानी और वो उसके लिए अपनी लाइफ बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है। यानी कभी कभी आपका बहुत अच्छा होना आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होता है, लेकिन अगेन इसमें जो रोल प्ले करना है ना, पेरेंट्स ने करना है, पेरेंट्स को जस्टिफाई करना है। देखिए, पेरेंट्स अथॉरिटी है ना, और बच्चे पेरेंट्स को अथॉरिटी मानते भी हैं, तो पेरेंट्स को बड़ा ही फेयरली ये देखना चाहिए कि मेरे किसी बच्चे के साथ कोई ज़्यादती तो नहीं हो रही है, बिल्कुल किसी दूसरे बच्चे की वजह से मैं उसका तो कोई हक जो है ना वो नहीं कर रहा हूँ। मतलब ऑल दो पेरेंट्स हमेशा ट्राई करते हैं, लेकिन फिर भी ये चीज़ें बच्चों के ऊपर उनकी पर्सनैलिटीज़ पे इफेक्ट करती हैं, और ये नस्ल दर नस्ल चलती हैं फिर। सही, बहुत ख़तरनाक मामला है। बहुत ज़रूरत है पेरेंट्स को इसकी अपने आप को देखने की, ट्रेनिंग करने की। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहिबा, आपने हमें वक्त दिया और बहुत खूबसूरत टॉपिक पर आपने अच्छी टिप्स दी।